हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है हिस्ट्री की क्लास और इस क्लास में हम बात करेंगे प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड पर और उसका क्या कारण था, क्या उसके प्रभाव हुए और उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन को क्या दिशा मिली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, बिहार के पीसीएस के लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए या किसी भी स्टेट की पीसीएस के लिए, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे आपका 1857 का विद्रोह इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका 1905 का बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन, उसी प्रकार ये जलियांवाला हत्याकांड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है परीक्षा के दृष्टिकोण से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण था ही। ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये पूरा क्या है। और जो एकदम से नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप किस परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप यूपी पीसीएस के हैं, आप बिहार पीसीएस के हैं, आप यूके पीसीएस के हैं, अपना एग्ज़ाम उसका शेड्यूल क्या है उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिला और बच्चे मारे गए थे। तो ये क्या है, एक पूरा उसका हाईलाइट है ना, जो जैसे टीवी में आता है बम बम करके पूरा हाईलाइट, तो ये पूरा हाईलाइट है। लेकिन इसके पीछे की जो पूरी कहानी है, जो क्रोनोलॉजी है, एकदम से अलग है, डिफरेंट है। तो देखते हैं जलियांवाला हत्याकांड के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या है। ठीक है ना। तो अप्रैल 1919 का जो नरसंहार था, एक ऐसी घटना थी जिसके पीछे कई कारक काम कर रहे थे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है उसको देखते हैं क्या है। तो भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध, आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में, और इस विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थीं उनको रोकने के लिए दमनकारी कानून लाया गया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें भारत के बहुत सारे सैनिकों ने भी योगदान किया था। ऐसे में वो भारतीयों का ही दमन क्यों करना चाहेगी इंग्लिश सरकार, इसको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पर बात आपको ये समझनी है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ, गांधी जी समेत जो बहुत सारे नेता थे उन्होंने कहा कि हमें ऐसे समय पर अंग्रेज़ों की मदद करनी चाहिए और जिससे क्या होगा कि उनके जो है दिल भी पिघलेंगे कि बुरे वक्त पर भारतीयों ने हमारा साथ दिया और उसके बाद में हमें कुछ सहूलतें मिल सकती हैं। तो ये जो लिबरल लोग थे उनका विचार था। लेकिन एट द टाइम क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी सोच के लोग थे, जिनको लगता था कि नहीं हम लाठे डंडे की बदौलत आज़ादी को हासिल करेंगे, उन्होंने क्या किया कि चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार परेशान है विश्व युद्ध लड़ने में, ऐसे में उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके उसे भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के हिसाब से सही थे और उन्हीं को रोकने के लिए, उन्हीं राष्ट्रवादी ताकतों को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने एक काला कानून पास किया। ये कानून क्या था उसको देखते हैं। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 और इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट कहा गया, या इसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट और ब्लैक एक्ट भी इसे कहा जाता है। इसे काला क्यों कहा जाता है, इसको आप ऐसे समझिए कि इसको बिना वकील, बिना दलील का जो है एक धारा कहा जाता है कि किसी को बिना कुछ मुकदमा लड़े, बिना उसे बताए कि क्या तुम्हारी गलती है, सिर्फ संदेह के बिना पर अरेस्ट कर लेने का अधिकार मिल गया। और ये इसीलिए काला कानून कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है कि अंग्रेज़ों को अगर लगा कि कोई व्यक्ति है जो अंग्रेज़ों के लिए थ्रेट हो सकता है, उसको वो राष्ट्रवादी तत्व उसमें अगर उसमें पाए जाते हैं तो उसको अराजकता का जो है ठप्पा लगा करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी मुकदमा के। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही खतरनाक कानून था, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया। तो हुआ क्या कि जो नेता थे, जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, वो चाहे हिंदुओं के नेता हों, मुस्लिमों के नेता हों, क्षेत्रीय नेता थे या राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, और खासकर ऐसे नेता जो थोड़ा सा प्रो थे, यानी कि बहुत एग्रेसिव होकर के अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, वो क्या हुआ कि गिरफ्तार होने लगे बिना किसी मुकदमा के। तो इसी क्रम में 10 मार्च 1919 को इसे पारित कर दिया गया और सरकार को अब किसी व्यक्ति को जो कि देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो, जिससे देशव्यापी अशांति फैलने का डर हो, बिना मुकदमा चलाए कैद करने का अधिकार
मिल गया। ऐसे में क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो नेता पंजाब में बहुत सक्रिय थे, बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े नेता माने जाते थे एट द टाइम राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था। तो इनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके लिए थ्रेट पैदा कर रहे थे। हिंदू और मुस्लिमों को अंग्रेज बांटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों लोग उसे जोड़ने का काम कर रहे थे ताकि एक ताकत बन करके वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकें। ऐसे में इनको निपटाने का काम अंग्रेज़ों ने किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियाबाग में लगभग 10,000 पुरुष, महिला और बच्चों की भीड़ इकट्ठा हुई। जलियाबाग एक जगह है जहां अब तो पार्क बना दिया गया है। तो वहां पर क्या था कि 10,000 पुरुष, महिला और बच्चे इकट्ठा हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखा कि ये काला कानून है, यदि किसी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो कम से कम उसकी दलील सुनिए कि वो क्या कह रहा है अपने बारे में, उसे वकील दीजिए ताकि वो उसके मुद्दे को रख सके, कानून उस पर क्या कहता है उस पर विचार हो कम से कम, और उसके बाद भी अगर वो कानून के खिलाफ है तो उसे सज़ा दिया जाना चाहिए, यानी कि एक प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। यही शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए लोग जो है इकट्ठा हुए थे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि एक उस वक्त का जो है जनरल डायर, जो कि वहाँ का पूरा सुरक्षा व्यवस्था देख रहा था, वो वहाँ पर पहुँचता है और उस पूरे जगह को घेर लेता है। जलियाबाग जहाँ पर ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, डॉक्टर जो है सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए और रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पर ये पहुँचता है और हर तरफ से लोगों को घेर लेता है और जो एकमात्र रास्ता था वहाँ से बाहर निकलने का, उसे अवरुद्ध करके और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उस गोलीकांड में कोई भी जीवित नहीं बचता है। और उसके बाद में आप जानते हैं कि जनरल डायर को ऊधम सिंह ने जाकर के लंदन में मारा था, इंग्लैंड में जाकर के मारा था, क्योंकि ऊधम सिंह को उसका बदला लेना था, उन्होंने देखा था उस पूरे कांड को। इसके बाद क्या हुआ कि इस जलियाबाग हत्याकांड के बाद में एक ऐसी लहर दौड़ी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि पंजाब में तो अंग्रेज़ों को मार्शल लॉ लागू करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। लोग एकदम से उनके खून खौल गए थे कि ये क्या तरीका है, कोई शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन कर रहा है तो उसके ऊपर आप गोली चला देंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना थी और आज तक 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज तक अंग्रेज़ों ने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी, जबकि ये उनकी ऐतिहासिक क्रूरता को बताता है जिसकी माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए, लेकिन आज तक कभी उसकी माफ़ी नहीं मांगी गई है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इस हादसे के बाद क्या होता है कि जो लिबरल लोग थे, जो सोचते थे कि नहीं हम अगर अंग्रेज़ों की मदद करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ हमें छूट मिल जाएंगे, उनके जो है एकदम से उनका दिमाग भन्ना गया। वो सोचे कि अच्छा ये कैसे हो गया, मुझे लगता था कि इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये वर्ल्ड वार में परेशान है तो इनकी हेल्प करनी चाहिए, बट ये तो उल्टा हम ही को मार रहे हैं। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे नेता जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा पुरस्कार दिए गए थे उनको वापस करेंगे और जो लिबरल लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल अंग्रेज़ों से नाराज़ होकर के उनके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। तो भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिनमें सार्वजनिक झंडे और अन्य अपमान शामिल थे। इस घटना की खबर सुनकर के भारतीयों में नाराज़गी बढ़ गई और पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो प्राप्त की थी उसे त्याग दिया। नाइटहुड एक उपाधि थी जो कि बहुत ही फेमस लोगों को दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको उन्होंने त्याग दिया। महात्मा गांधी ने कैसर की हिंद की उपाधि जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको दिया गया था उसे त्याग दिया, जिसे उन्हें बोयर के युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, उसको भी उन्होंने त्याग दिया। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, यानी कि ये जो पूरा कांड हुआ था उसको जांचने के लिए कमेटी का गठन किया गया। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर एक तथ्य आपको और याद रखना है कि किस कमीशन का गठन किया गया था, तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था किसके लिए? जलियाबाग हत्याकांड को जांचने के लिए। जिस कमेटी का गठन किया गया था उसमें विलियम हंटर थे और इसीलिए इसको हंटर कमीशन कहा जाता है। मार्च 1920 में इसका रिपोर्ट आता है और
अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कृत्यों की निंदा की और उसे अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। यानी कि अगर कोई भारतीय किसी भी प्रकार के राष्ट्रवादी गतिविधि में पाया जाता था तो उसको सीधे फांसी होती थी। यहाँ पर हजारों लोगों को जिंदा मार दिया गया, गोली से भून दिया गया, केवल उसको उसके पद से हटाने का आदेश दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रूरता थी, कानूनी क्रूरता थी जो कि अंग्रेजों ने दिखाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी गैर आधिकारिक समिति नियुक्त की जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और MR जयकर और महात्मा गांधी को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कमेटी का गठन किया गया उसका नेतृत्व कर रहे थे हंटर, इसीलिए उसको हंटर कमीशन कहा गया। बट एट द टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सक्रिय थी, उसने एक गैर आधिकारिक समिति का गठन किया कि ये जांच करेंगे कि कितने लोग मारे गए हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ वहाँ पर जो है डेवलप हुई थी। उसकी जाँच करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसमें मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और इसके अलावा CR दास और अब्बास तैयब जी, MG जो है MR जयकर, महात्मा गांधी, इतने लोग शामिल थे। महात्मा गांधी ने जल्द ही अपने पहले बड़े अहिंसक सत्याग्रह अभियान असहयोग आंदोलन को शुरू किया जो 25 वर्ष बाद भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यानी कि इसके विरोध में आप देख रहे हैं कि कमेटियों का गठन हो रहा है और उसके बाद में महात्मा गांधी ने भी आंदोलन का जो है एक तरीके से घोषणा कर दिया कि अब वो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। और इस प्रकार जो कि अंग्रेजी गतिविधियाँ हैं जिनमें सीधे सीधे लोगों को मार दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा और इनसे आज़ादी और मुक्ति हमें पाना ही होगा। यानी कि एक तरीके से जो इसका परिणाम या प्रभाव निकल कर सामने आता है वो ये है कि इसके बाद जो लिबरल लोग थे जो कहते थे कि नहीं अंग्रेज सुधर जाएंगे या हमको अधिकार दे देंगे, वो सोच खत्म हो गई और सबको ये लग गया कि अभी हमें लड़ करके ही आज़ादी लेनी पड़ेगी और उसी क्रम में आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चले। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, अपनी राय अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।